राधे राधे दोस्तों, आज की कहानी का नाम है ननद भाभी। अपने भाई दीपक की शादी के बाद आज पहली बार विशाखा अपने मायके आई थी। जब ट्रेन आकर कानपुर रुकी तो जैसे उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। स्टेशन पर उसको लेने उसका बड़ा भाई दीपक आया था। उसने चहकते हुए अपने घर में प्रवेश किया, लेकिन आज घर का माहौल कुछ बदला बदला सा था। खुशी और उमंग के साथ जब विशाखा घर में घुसी तो उसकी माँ सरला जी ने बड़ी खुशी से उसका स्वागत किया। बेटी को इतने दिनों बाद देखकर उनके भी पैर जमीन पर नहीं थे। अपने भैया दीपक की शादी के बाद वह पहली बार अपने मायके आई थी। जब वह घर में घुसी तो सबसे पहले अपनी भाभी राधिका से मिली। बड़े प्यार से गले लगाते हुए विशाखा ने कहा, हेलो भाभी, कैसी हैं? तो राधिका ने एक फीकी मुस्कान के साथ विशाखा का स्वागत किया। अच्छी हूँ दीदी, आप कैसी हैं? और विशाखा के हाथ से उसका बैग लेते हुए राधिका ने कहा, आप सफ़र से आकर बहुत थक गई होंगी, हाथ मुंह धोकर थोड़ा आराम कर लीजिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। राधिका का बुझा हुआ चेहरा देखकर विशाखा को बड़ा अटपटा सा लगा। अभी 2 ही महीने तो हुए हैं भैया और भाभी की शादी को, लेकिन राधिका भाभी का चमकता हुआ चेहरा बिल्कुल बुझ सा गया है। अपनी माँ सरला जी को गले लगाते हुए विशाखा ने कहा, कैसी हो माँ, सब ठीक है? हाँ हाँ बेटी, सब ठीक है। कहा तो था, इतना बड़ा बैग लाने की क्या ज़रूरत थी? अब तुझे यहाँ साड़ियों की क्या कमी है? अरे माँ, साड़ियाँ तो मिल जाएंगी, लेकिन ब्लाउज़? अरे बेटा, काला और सफ़ेद ब्लाउज से काम चल जाता ना। अरे माँ, कहाँ पतली दुबली भाभी और बुलडोजर जैसी मैं। तभी पीछे से राधिका ने कहा, ऐसा भी भला काम चलता है क्या? दीदी, साबुन और तौलिया बाथरूम में रख दिया है, आप हाथ मुंह धोकर थोड़ा आराम कर लीजिए। राधिका की बात सुनकर विशाखा थोड़ी सोच में पड़ गई। जब विशाखा हाथ मुंह धोकर बाहर हाल में आई तो राधिका ने चाय और नाश्ता लगा दिया। विशाखा बार बार यह महसूस कर रही थी कि राधिका जो कुछ भी कर रही है वह मात्र एक फॉर्मेलिटी है, उसमें कुछ भी अपनापन नजर नहीं आ रहा। जब सब लोग हॉल में इकट्ठा हुए तो विशाखा ने कहा, देखो भाभी, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। यह कहते हुए उसने एक सुंदर सा पर्स राधिका की तरफ बढ़ाया। राधिका ने उचाट मन से उस पर्स को देखा और फिर हाथ में लेते हुए अपनी सास को दे दिया। तभी विशाखा ने राधिका से पूछा, क्या हुआ भाभी, तुम्हें यह पर्स पसंद नहीं आया? नहीं दीदी, पसंद तो बहुत आया, लेकिन क्या भाभी, यह पर्स मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। राधिका असमंजस की स्थिति में अपनी सास की तरफ देखने लगी तो विशाखा ने कहा, क्या बात है माँ, भाभी इतना संकोच क्यों दिखा रही हैं? तो सरला जी बोली, अरे अब उठकर रखेगी भी या नखरे ही दिखाती रहेगी? पता नहीं कैसी पढ़ी लिखी बहू है, किसी का मन रखना भी नहीं आता। अब खड़ी ही रहेगी या ले जाकर रखेगी भी? सरला जी ने तीखे स्वर में कहा। विशाखा का अपनापन सा व्यवहार देखकर राधिका के मन में कुछ पिघलने लगा था। राधिका की नम आंखें विशाखा से छुपी ना रह सकीं। विशाखा सभी के लिए कोई न कोई उपहार लाई थी। अपनी छोटी बहन सपना के लिए सूट, अपनी माँ सरला जी के लिए शॉल और अपने छोटे भाई दीपक के लिए शर्ट पीस लाई थी। उसने सारे उपहार निकालकर मेज पर रख दिए। सब अपने अपने उपहार को पाकर बहुत खुश थे। तभी हंसते हुए विशाखा ने राधिका से पूछा, भाभी, आप भी तो गोवा घूमने गई थी, हमारे लिए क्या लाई? तो राधिका एक फीकी मुस्कान के साथ अपना सर झुकाए जमीन देखने लगी। तभी दीपक ने कहा, विशाखा, हम जितने भी उपहार लाए थे वह सब माँ के पास हैं, अब माँ ही तुम्हें दिखाएंगी। दीपक, तू आजकल बहुत बोलने लगा है। सरला जी ने उसे झिड़का तो दीपक ने कहा, देखते हो विशाखा, अगर मैं कुछ भी बोलता हूँ तो माँ कहती है कि अपनी बीवी के पक्ष में बोल रहा है। विशाखा, अब तुम ही बताओ, इसमें पक्ष लेने वाली क्या बात है? एक सीधी सादी बात सरल शब्दों में कही है। पता नहीं माँ को क्या हो गया है, जब से शादी हुई है मैं तो तंग आ गया हूँ। अगर जरा सा भी बोलने की कोशिश करता हूँ तो माँ कहती है कि मैं राधिका का पक्ष ले रहा हूँ। इससे पहले की स्थिति और विस्फोटक होती। राधिका उठकर अपने आंसुओं को आंचल से पोंछती हुई कमरे में चली गई। कमरे में बैठ राधिका सोच रही थी, अभी तो मेरा गृहस्थ जीवन
शुरू ही हुआ है। अभी से यह हाल है तो आगे न जाने क्या होगा। जैसे विशाखा अपने भाई बहनों के लिए उपहार लाई थी, वैसे ही राधिका भी गोवा से अपने माँ बाप और अपने भाई के लिए कुछ उपहार लेकर आई थी। अपने इकलौते भाई उमेश के लिए टी शर्ट, अपने पापा के लिए पान रखने का पानदान और अपनी माँ के लिए एक शॉल। उसे बहुत अच्छे से याद है, जब वह पापा के लिए निकल रहे थे और अपनी मम्मी पापा से मिलने गए तो पापा ने चुपके से उसके पर्स में 5,000 डाल दिए कि उसकी लाडली घूमने जा रही है। सारे तोहफों को देखकर मम्मी पापा और उमेश कितने खुश होंगे, इसकी कल्पना से ही राधिका बहुत खुश थी। और साथ साथ सरला जी सपना के लिए भी वह कितने अच्छे उपहार लाई थी। कितनी खुश खुश लौटे थे वह गोवा से। दीपक ने उसके लिए एक सच्चे मोतियों की माला भी बड़े प्यार से खरीदी थी। वहां से लौटने के बाद वह एक एक उपहार सरला जी को दिखा रही थी। सरला जी के लिए उसने एक प्योर सिल्क की साड़ी और अपने पापा के लिए एक कुर्ता खरीदा था। माँ जी एक एक सामान देखती गईं और उसके बाद सारा सामान उठाकर अपनी अलमारी में रखवा दिया। तभी उनकी नज़र राधिका के गले में पड़ी मोतियों की माला पर पड़ी तो उसकी ननद सपना ने कहा, भाभी आपने गले में यह माला कितनी सुंदर लग रही है। क्या क्या यह माला भी वहीं से ली है? प्यारी है, जरा दिखाना तो। जब राधिका ने अपने गले से निकालकर वह माला अपनी छोटी नंद सपना को दे दी। सपना ने वह माला पहनी। तभी माँ जी ने कहा, सपना यह माला तो तेरे गले में ज्यादा अच्छी लग रही है। एक काम कर, अभी उतार के रख दे, कहीं आने जाने में पहनना। रोज रोज पहनने से इसकी चमक खत्म हो जाएगी। यह देखकर दीपक और राधिका बिल्कुल हैरान रह गए। पहली बार दीपक ने राधिका को कोई उपहार दिया था। सपना और माँ जी ने उस माला को इस तरह झटक लिया। इसका दुख राधिका से ज्यादा दीपक को था। दीपक कुछ कहता इससे पहले राधिका ने उसे आंखों के इशारे से मना कर दिया। कुछ दिनों बाद उसका भाई उमेश उसे लेने आया तो आते ही उसने भी पूछा, दीदी आप लोगों का सफ़र कैसा रहा? घूमने में मज़ा तो आया? और मेरे लिए क्या लाई? अभी दिखाती हूँ। यह कहकर राधिका माँ जी के पास गई और बोली, माँ जी मैं उमेश के लिए जो टी शर्ट लाई हूँ और मम्मी पापा के लिए जो सामान लाई हूँ वह दे दीजिए। तो सरला जी ने कहा, तुम भी कैसी बात करती हो बहू? तुम्हारी लाई चीज़ क्या तुम्हारे मम्मी पापा लेंगे? और उन्हें ज़रूरत क्या है बताने की कि तुम उनके लिए कुछ लाई हो? और कल को सपना की भी तो शादी करनी है, उसमें भी ज़रूरत पड़ेगी। घर अभी से देखकर चलना सीखो। माँ जी की बात सुनकर राधिका का चेहरा तो फीका पड़ गया। वह उतरा हुआ चेहरा लेकर वापस चली आई। लेकिन उमेश से क्या कहती? तो उसने बाहर आकर कहा, तुम्हारे जीजा जी आएंगे तब दे दूंगी। अलमारी की चाबी वह साथ लेकर गए हैं, लेकिन कहते हैं ना, जब दिल टूटता है तो बुद्धि भी काम नहीं करती। जब शाम को दीपक घर आया तो राधिका ने उसे सारी बात बताई। बड़ी मन्नतें करने पर माँ जी ने केवल उमेश की टी शर्ट ही दी। राधिका के मायके से जो भी उपहार मिले थे वह पहले ही अपनी अलमारी में रख चुकी थी। उसके पास तो कुछ भी नहीं था। राधिका को पूरा यकीन था कि अब वह उन उपहार की झलक भी नहीं देख पाएगी। राधिका के मायके से और उनके उससे रिश्तेदारों से जो भी साड़ियाँ मिली थी सब माँ जी ने अपनी अलमारी में रखवा ली। और जब जहाँ भी जाना होता तो राधिका की ही साड़ी पहन कर जाती। उसकी छोटी ननद सपना भी अपनी पुरानी घड़ी छोड़कर राधिका की नई घड़ी ही लगा कर जाती। यह सब देखकर राधिका का मन बहुत दुखता। कितने प्यार से उसने सारे सामान खरीदे थे। समझता तो दीपक भी था, लेकिन माँ और बहन के सामने कुछ बोल नहीं पाता। क्या कर रही हो भाभी? पीछे से विशाखा ने आवाज़ दी तो राधिका अपने ख्यालों से बाहर आई। कुछ नहीं दीदी, आइए। क्या भाभी, कितनी मेहनत से तो 2 दिन की छुट्टी मिली है। मैं आपसे मिलने आई हूँ और आप मुझसे दूर दूर भाग रही हैं। हंसते हुए विशाखा ने कहा, क्या भाभी, तुम्हारी तरह तुम्हारा कमरा भी बिल्कुल उखड़ा उखड़ा सा लग रहा है। लग ही नहीं रहा कि नई नवेली दुल्हन का कमरा है। इसे बहुत अच्छे से सजाओ। अच्छा बताओ, तुम्हारा सामान कहाँ है? मैं ही तुम्हारा कमरा सजा देती हूँ। अरे नहीं नहीं दीदी, आप रहने दीजिए, मैं कर लूँगी। आपने बता दिया है तो मैं सब कर लूँगी। अरे नहीं भाभी, सपना को तो कुछ होश ही नहीं रहता और दीपक का तो यही हाल है।
दीदी, अभी शाम के खाने की तैयारी करनी है, राधिका ने उठते हुए कहा आज शाम को हम सब लोग बाहर खाना खाने चलेंगे। माँ अपना और बाबूजी का खाना बना लेंगी। नहीं नहीं दीदी, मेरे रहते हुए माँ खाना बनाए अच्छा नहीं लगता, मैं बना देती हूँ, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। बाबूजी को खिचड़ी पसंद है, जब खाना होगा तो माँ गरम गरम खिचड़ी बना लेंगी। भाभी, मैं जब से आई हूँ तुम्हारा मुंह कुछ उखड़ा उखड़ा सा है, और दीपक भी कुछ ठीक नहीं है, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। बताओ क्या बात है, मैं कुछ समझ नहीं पा रही। विशाखा का अपनापन देखकर वह कुछ सोचते हुए, कुछ भी तो नहीं दीदी, सब कुछ ठीक है, आपको वहम हुआ है, राधिका ने नजरें चुराते हुए उदास स्वर में कहा। तो विशाखा बोली, मुझसे झूठ मत बोलो भाभी, तुम्हारा उतरा हुआ उदास चेहरा मुझे बहुत कुछ बता रहा है। अच्छा छोड़ो, यह बताओ कि भैया ने तुम्हें क्या दिलाया उपहार में। राधिका फिर एक बार संकोच में पड़ गई। क्या जवाब देती? अगर कुछ कहती तो विशाखा को लगता कि वो उसकी माँ की बुराई कर रही है। कुछ नहीं दीदी, बस घूमकर ही आए। मैं मान ही नहीं सकती, ऐसा कैसे हो सकता है। अच्छा छोड़ो, वहाँ की एल्बम तो दिखाओ। तो राधिका ने विशाखा के हाथों में एल्बम पकड़ा दी। फोटो देखते हुए विशाखा चिढ़ी। एक तस्वीर में दीपक राधिका को मोतियों की माला पहना रहा था। देखा ना भाभी, तुम्हारी चोरी पकड़ी गई, यही माला दिलाई है ना भैया ने तुम्हें। अब राधिका झूठ कैसे बोलती। तो उसने धीरे धीरे अपने मन की सारी गांठें विशाखा के सामने खोल दी। विशाखा चुपचाप सब कुछ सुन रही थी। कुछ देर बाद राधिका ने हाथों पर हाथ रखकर विशाखा ने कहा, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अब तुम बाहर चलने के लिए तैयार हो जाओ, दीपक भैया भी आते ही होंगे। यह कहकर विशाखा चली गई तो राधिका मन ही मन डरने लगी कि कहीं उसने विशाखा से कहकर कुछ गलत तो नहीं कर दिया। कुछ देर बाद सब लोग बाहर चले गए। वह गई तो जरूर थी, लेकिन उसका मन जरा भी नहीं लग रहा था। सब लोग खुशी से चहक रहे थे, लेकिन सबके बीच में भी वह अकेली थी। रात को घर लौटने के बाद भी उसे नींद नहीं आई। वह कश्मकश में थी। दीपक भी उसे परेशान देख रहा था। पूछने पर उसने सिर दर्द का बहाना बना दिया। दूसरे दिन नाश्ते के बाद विशाखा राधिका के कमरे में आई और कहा, भैया आज आप ऑफिस से छुट्टी ले लीजिए, हम लोग फिल्म देखने चलेंगे। सब लोग जल्दी जल्दी अपने काम निपटाकर तैयार होने लगे। राधिका भी अपने कमरे में तैयार हो रही थी। तभी उसकी छोटी नंद सपना वहां आई और मोतियों की माला उसे देते हुए बोली, भाभी, माँ ने कहा है आप यही माला पहन कर जाएंगी। और माला के साथ साथ सपनम ने उसकी घड़ी भी ड्रेसिंग टेबल पर रख दी। यह देखकर राधिका को बड़ी हैरानी हुई। आखिर यह चमत्कार हुआ कैसे? दीपक भी यह देखकर हैरान था। सपना और माजी घर पर ही रुक गए। जब राधिका और दीपक फिल्म देखकर लौटे और अपने कमरे में गए तो जैसे उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। यह कमरा तो उनका अपना था ही नहीं। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। पीछे मुड़कर देखा तो विशाखा खड़ी मुस्कुरा रही थी। कैसा लगा भाभी? राधिका और दीपक को यह समझने में देर ना लगी कि यह सारा चमत्कार विशाखा की वजह से हुआ है। विशाखा को शाम को वापस जाना था। शाम की ट्रेन थी, सारी तैयारियां हो चुकी थीं। राधिका चाय लेकर माँ जी के कमरे में जा रही थी। कमरे के पास पहुंचते ही उसने सुना विशाखा माँ जी से कह रही थी, माँ, आज तुम भाभी के साथ जैसा सुलूक करोगी, कल वैसा ही सुलूक वह तुम्हारे साथ करेंगी तो तुम्हें बुरा लगेगा, लेकिन तब तुम उनको बुरा नहीं कह पाओगी, क्योंकि तब तुम लोगों को उन्हें बुरा कहने का कोई हक नहीं होगा। माँ, अभी वह नई है, अभी तुम उनके साथ जैसा व्यवहार करोगी वही उन्हें जीवन भर याद रहेगा। उनके मन पर कैसी छाप डालनी है, अच्छी या बुरी, यह तुम्हारे हाथ में है। माँ, भाभी को अपना बनाने के लिए उनसे कुछ छीनो मत, बल्कि उनको दो। और सपना, आज के बाद तू भी उनकी कोई भी चीज़ अपनी अलमारी में नहीं रखेगी और ना ही उनसे बिना पूछे उनकी कोई भी चीज़ लेगी। बात बात पर उनको ताने देकर भैया को भी खो दोगी। तुम लोगों ने जितनी गांठें लगाई हैं, एक एक करके सारी गांठें खोल दो और याद रहे दोबारा इस रिश्ते में और कोई गांठ न लगे। राधिका दरवाजे पर खड़ी सब सुन रही थी। आंसू बहाते हुए
वह चाय की ट्रे लेकर अंदर आई और विशाखा के पैरों में गिरकर बोली, दीदी, आप जैसी नंद हर घर में हो। तभी विशाखा ने राधिका को अपने गले लगा लिया। सरला जी के कटु व्यवहार ने सारे घर की सुख शांति को भंग कर दिया था, लेकिन विशाखा की सूझबूझ से सारे घर की सुख शांति फिर से वापस आ गई। विशाखा ने अपनी माँ और बहन को एक ऐसी सीख दी जिससे घर की शांति फिर से लौट आई। सबको समझा बुझाकर विशाखा खुशी खुशी अपने ससुराल वापस चली गई और राधिका भी अपनी गृहस्थी को धीरे धीरे समझने की कोशिश करने लगी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। थैंक यू।